गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सीयूटी की आज की क्लास में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक। और आज सीयूईटी की कंप्यूटर वाली जो क्लास है वो इसका नंबर है 23। इसी के नाम से आपको डेडलॉक के थ्योरी नोट्स मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं डेडलॉक इन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है आज। अब देखिए, डीएस में एक टॉपिक बचा है सर्चिंग सॉर्टिंग हैशिंग, और डिजिटल में एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है सीक्वेंशियल सर्किट्स, और उसके अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके साथ में मेमोरी यूनिट्स, रजिस्टर्स, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, तो इतने से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि उसकी नीड है। बाकी डिजिटल में आगे आता है रजिस्टर और काउंटर डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो रजिस्टर और काउंटर डिज़ाइन करना आपको नहीं आएगा, ये तो आपको जब आप करिकुलम में जाएंगे तब आपको मिलेगा। बाकी होते हैं, बट इतना डिटेल में और बहुत आगे तक जाने की नीड नहीं है, बिकॉज यू हैव नॉट इनफ टाइम फॉर द प्रिपेयरिंग द अनदर एक्स्ट्रा टॉपिक्स। ठीक है। सो जितने भी टॉपिक रिक्वायर्ड हैं, जितने भी टॉपिक जरूरी हैं, उनको ही आपको सीखना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं और बहुत डिटेल में भी दिए गए हैं, तो अभी इसकी नीड नहीं है। अब बात करेंगे कि डेडलॉक क्या चीज है। अभी हम लोग काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डेडलॉक पढ़ने वाले हैं। डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो आप बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं डेडलॉक है क्या बेसिकली। और ओएस में हमने बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया, प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिस्कस किया। इसके अलावा हमने सीपी शेड्यूलिंग डिस्कस किया, और सीपीयू शेड्यूलिंग में जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे या हम जब एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, स्टार्वेशन। ठीक है। स्टार्वेशन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, दोनों बातों को अभी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है। हमने अलग अलग एल्गोरिथम यूज की थी, तो क्या दिक्कत आती है किसी भी एल्गोरिथम को यूज करते वक्त, वो सारी बातें हमने आपके साथ में जब सीपी शेड्यूलिंग पढ़ाया था तब डिस्कस किया था। तो पहले तो आप बताएं कि डेडलॉक बेसिकली क्या है, अगर आप में से कोई जानता है तो बताएं। Indefinite time waiting of process without progress, process which waiting for other processes to execute while other processes wait for the this process to complete execute। एक और बच्चे ने लिखा है डेडलॉक इज एन इनफेवरेबल condition where the resources are blocked and restrict to access read and write। लगभग लगभग आपने जो डेफिनेशन दी है वो ठीक दी है। इस बात को अगर हमें समझना है तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि एक सिचुएशन है हमारे पास में, ये है हमारे पास में ट्रैक, एक रेलवे का ट्रैक है, और मान लेते हैं कि ट्रेन हमारे पास में ए, ये ट्रेन ए है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरा हमारे पास में इस एंड पर ट्रेन बी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है।
अब देखिए पाथ एक है, एक समय पर ट्रेन ए यहां से चलेगी और ट्रेन बी यहां से चलेगी। पाथ एक है, रिसोर्स एक है, एक ही रिसोर्स को दोनों लोगों ने होल्ड कर लिया है। तो आप एक बात समझिए, इसको जाने के लिए आगे रास्ता नहीं मिलेगा और इसको जाने के लिए यहां से आगे रास्ता नहीं मिलेगा। एक सिचुएशन आएगी, तो उस कंडीशन में दोनों प्रोसेसेस ने, अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें, रिसोर्स को होल्ड कर लिया। अब ना तो ये बैक ट्रैक हो सकता है और ना ये बैक ट्रैक हो सकता है। तो ये सिचुएशन कहलाती है डेडलॉक। समझ में आ रही बात? कि एक ही रिसोर्स को, रिसोर्स हमारा एक है, जो पाथवे है वो सिंगल पाथवे है, और एक ही पाथवे पर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग है। उस कंडीशन में एक सिचुएशन है कि वो प्रॉपरली उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगी, यानी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी। तो वही सिचुएशन हमारी डेडलॉक कहलाती है। एक तो एग्जांपल ये कह सकते हैं, एग्जांपल वन। दूसरा एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें कि सपोज दैट कि आप बैंक जाते हैं, और अब बैंक जाते वक्त, बैंक गए आप, आपने कहा कि मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है। आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है कि आप मिनिमम इतना अमाउंट पे करेंगे तभी हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, या आपसे वो कह दें कि आपको इतने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो हम डॉक्यूमेंट की बात ना करें, हम बात करने हैं मिनिमम अमाउंट। सपोज दैट कि लाख, आपसे बोल दिया कि आपको 1 लाख रुपए जमा करना है अकाउंट में, तब हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। बट आप कहते हो कि मैं इतना पैसा जमा अभी नहीं करूंगा, पहले आप मेरा अकाउंट खोलिए, तब मैं इतना पैसा जमा करूंगा। तो अब ये सिचुएशन भी डेडलॉक कहलाएगी। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कई बार ऐसी सिचुएशन आने पर डेडलॉक ऑकर हो जाता है। तो डेडलॉक का मतलब यही है कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर रही है, ठीक है, दूसरे को डिमांड कर रही है, और दूसरे को किसी उस तीसरे व्यक्ति ने होल्ड करके रखा है। तो जब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा, जब तक पहली वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि वो वेटिंग की सिचुएशन में ही रहेगी। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको कि नहीं आई? डेडलॉक वो सिचुएशन है जिस पर एक ही रिसोर्स है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस ज्यादा हैं और होल्ड करके रखा हुआ है। तो वो जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारी प्रोसेस हो गई ब्लॉक, इनडेफिनिट लूप में फंस गई हमारी प्रोसेस। उसको भी आप बोल सकते हैं डेडलॉक। ठीक, समझ में आ गई बात? इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो सिंपल सी बात थी। अब डेडलॉक पढ़ने से पहले हम जान लें कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो एवरी प्रोसेस नीड्स सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। हाउएवर द रिसोर्सेज इज ग्रांटेड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, लाइक फर्स्ट नंबर पॉइंट, द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सम रिसोर्सेज, OS grant the resource if it is available, otherwise let the process waits, and the process uses it and release on the completion। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से होना चाहिए। पर डेडलॉक बेसिकली क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक ना बने उसके लिए हमने अभी बात की,
वेरी गुड। अगर आपने अभी एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छे से आपको आता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जरा डेफिनेशन को पढ़ दें। अ डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर ईच ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स विच इज बीइंग असाइंड टू द सम अनदर प्रोसेस। क्या मतलब हुआ कि डेडलॉक वो सिचुएशन है जहां पर कंप्यूटर की हर एक प्रोसेस वेटिंग स्टेज पर है उस रिसोर्स के लिए जिस रिसोर्स को किसी दूसरी प्रोसेस ने असाइन कर रखा है। ठीक है। So in this situation, none of the process gets executed since the resource it needs is held by the some other process which is also waiting for some other resource to be released। यानी कि जब तक वो प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज नहीं करती है तब तक हमारी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, और उसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं डेडलॉक। समझ में आ गई बात? इतनी बात को समझने में कोई दिक्कत? अभी एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे तो बहुत इजीली आप इस बात को समझ पाएंगे। डेडलॉक पढ़ने से पहले मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाया था, यदि आपको हो याद। और सिंक्रोनाइजेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव प्रोसेस जब होती हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेस वही प्रोसेस जिसका एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंसी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम ये कहता है बेटा, हमारे पास में 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। वही एग्जांपल है। लेट्स अज्यूम दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3। सो देयर आर 3 डिफरेंट रिसोर्सेस लाइक R1, R2 एंड R3। R1 is assigned R1 is assigned to P1, R2 is assigned P2 and R3 is assigned to P3। देखिए, जिसकी तरफ ये एरो लगा है उसका मतलब ये है रिसोर्स से एरो निकला है प्रोसेस के ऊपर, इसका मतलब कि R1 असाइन किया गया है P1 को, R2 असाइन किया गया है P2 को और R3 असाइन किया गया है P3 को। अब बात आती है कि P1 से जो एरो निकला है वो है R2 की तरफ। तो P1 डिमांड कर रहा है बेटा R2 को, और P2 डिमांड कर रहा है R3 को, और P3 डिमांड कर रहा है R1 को। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक बन गया साइकिल, यानी कि P1 प्रोसेस को R1 रिसोर्स तो असाइंड है, बट P1 प्रोसेस डिमांड कर रहा है R2 प्रोसेस को, जिसको होल्ड कर रखा है P2 ने। तो इसका मतलब कि P1 रिसोर्स, P1 प्रोसेस बिना R2 रिसोर्स के एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सेम एज कि P2 प्रोसेस को मिला हुआ रिसोर्स कौन सा है? R2, बट P2 डिमांड कर रहा है R3 को, जिसको होल्ड कर रखा है P3 ने। इसका मतलब P2 भी हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक हमें R3 रिसोर्स नहीं मिल जाता। और R3 रिसोर्स असाइंड है P3 को, पर P3 डिमांड कर रहा है R1 को। इसका मतलब कि P3 भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती R1 के बिना, जिसको ऑलरेडी होल्ड कर रखा है P1 ने। तो बेटा हर रिसोर्स को हर प्रोसेस ने होल्ड कर रखा है, इसलिए यहां पर डेडलॉक की सिचुएशन अकर हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? देखिए, वही ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा हुआ है, तो नीड नहीं है। इन दिस सिनेरियो अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड among the 3 processes, none of the process is progressing and they are all waiting. The computer becomes unresponsive since all the process got blocked। समझ में आ गई बात?
डेडलॉक वो सिचुएशन है जिसमें एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, यानी जैसे अब सपोज दैट कि P1 को असाइंड है R1, बट P1 रिसोर्स R2 को डिमांड कर रहा है जिसको ऑलरेडी P2 ने होल्ड किया है। तो P2 ने होल्ड किया है R2 को। जब तक P2 R2 को रिलीज नहीं करेगा तब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसी तरह से P2 R3 को डिमांड कर रहा है, तो जब तक P3 रिलीज नहीं करेगा R3 को तब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। एंड सेम एज कि P3 डिमांड कर रहा है R1 को, तो जब तक P1 R1 को रिलीज नहीं करेगा तब तक P3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस सिचुएशन अराइजेस अ डेडलॉक सिचुएशन। समझ में आ रही बात? तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर ऑकर होगी उसे आप डेडलॉक ही कहेंगे। डेडलॉक के लिए 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट, तीसरी नो प्रियम्पशन, और चौथी है हमारी, बोलो, सर्कुलर वेट। यदि ये चारों सिचुएशन एक साथ साइमल्टेनियसली ऑकर हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं डेडलॉक। ध्यान रखें। तो अभी हम चारों कंडीशन को समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन में बहुत अच्छे से समझा था। जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि रेसिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना पड़ा था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि क्रिटिकल सेक्शन के पार्ट में सिर्फ वही प्रोसेस, एक एक प्रोसेस जाएगी जिसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सीमाफोर है, म्यूटेक्स लॉक है, हार्डवेयर लॉक है। मैंने आपको बताया था पीटरसन सॉल्यूशन बताया था। सो मेनी सॉल्यूशंस मैंने आपको उसमें बताए थे। क्यों बताए थे? कि जब कोऑपरेटिंग प्रोसेस, देखिए इन कोऑपरेटिव प्रोसेस में तो ये सिचुएशन कभी ऑकर ही नहीं होगी। कोऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैंक जाते हैं और बैलेंस पर कोई भी पर्टिकुलर बंदा, बैलेंस एक सिचुएशन है जिसको एक समय पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, एक समय पे आप विड्रॉ कर रहे हैं और आप बैलेंस चेक करेंगे तो दैट टाइम हो सकता है कि वो आपको गलत आउटपुट दे दे। क्यों? क्योंकि वो एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन में नहीं, मतलब जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ विड्रॉ ही करने का ऑप्शन मिले। ऐसा नहीं है कि आप उसी समय पर साइमल्टेनियसली डिपॉजिट भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं, इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है? क्योंकि अपडेशन किस में होगा? बैलेंस पर होगा। चाहे आप डिपॉजिट करें तो भी बैलेंस पर होगा, चाहे विड्रॉ करें तो भी। तो ये चीजें, चाहे आप बैलेंस इंक्वायरी करें तो भी आप बैलेंस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको बताया था सिंक्रोनाइजेशन, उसी कंडीशन को मैं हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन आपके साथ में डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। देखिए आपको एक चीज और है, जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनका रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा, एग्जाम की डेट आ चुकी है, रिवीजन करें तभी आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? ओके, क्लियर? मैंने डेडलॉक आपको समझा दिया है, अभी और हम इसको आगे समझेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दो टर्म्स हैं, एक है कि डेडलॉक क्या होता है और दूसरा टर्म है स्टार्वेशन क्या होता है। दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है? तो पहले हम पॉइंट्स पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट ये है डेडलॉक और स्टार्वेशन में कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर नो प्रोसेस गॉट ब्लॉक एंड नो प्रोसेस प्रोसीड। ठीक है? समझ में आ रही भाई? कोई भी प्रोसेस यहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो पाएगी, यानी कि ब्लॉक होती है। स्टारवेशन वो सिचुएशन है जहां पर वेयर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस गॉट ब्लॉक्ड एंड द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड। जैसे हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि लो प्रायोरिटी का प्रोसेस कब तक वेट करेगा ये कोई आइडिया नहीं है। मतलब
लंबे दौरान लंबा वेटिंग टाइम हो गया, उसी को स्टारवेशन कहेंगे। स्टारवेशन का मतलब वेटिंग टाइम इज टू मच। ठीक है, समझ में आ रही बात? या हम कह सकते हैं कि उतने टाइम के लिए लो प्रायोरिटी का प्रोसेस हो जाए ब्लॉक। डेडलॉक इज एन इनफाइनाइट वेटिंग, जबकि स्टारवेशन इज अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट इनफाइनाइट। इसका मतलब यह है कि डेडलॉक में आपको इनफाइनाइट वेटिंग का मतलब यह है कि जब तक कि वो रिसोर्स रिलीज नहीं होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा, तब तक वो वेटिंग की स्टेट में रहेगा। और वेटिंग कैसी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। पर डेडलॉक पर स्टारवेशन में क्या होता है कि जब तक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक लो प्रायोरिटी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट श्योर है कि एग्जीक्यूट तो होगा। टाइम कंज्यूम मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, वेटिंग टाइम बहुत लंबा हो सकता है, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता। उसे कहोगे आप स्टारवेशन। अगर आपको याद हो कि एफसीएफएस हम करते हैं, तो एफसीएफएस में क्या होता है? एफसीएफएस के टर्म में कि उसे इससे कोई मतलब नहीं कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूटिंग टाइम कितना है। उसे तो इससे मतलब है कि उसका अराइवल किस कब हुआ है। जो पहले प्रोसेस आई उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराओ, चाहे उसका वर्स्ट टाइम चाहे उसका एग्जीक्यूटिव टाइम कितना भी बड़ा हो, उससे उससे कोई फर्क नहीं है। इस सिचुएशन में भी स्टारवेशन की कंडीशन अराइज होती है। समझ में आ रही बात? सो एवरी डेडलॉक इज ऑलवेज अ स्टारवेशन। आप ये कह सकते हैं कि हर डेडलॉक की वो कंडीशन स्टारवेशन हो सकती, बट एवरी स्टारवेशन नीड नॉट टू बी डेडलॉक। मतलब हर स्टारवेशन को डेडलॉक होने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखें आप। समझ में आ गई बात? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेस। डेडलॉक में कौन सी सिचुएशन होती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि R2 रिसोर्स P2 के द्वारा असाइंड है, P2 को असाइंड है, जबकि P1 डिमांड कर रहा है इसकी। P1 डिमांड कर रहा है R2 को, और R2 असाइंड किसको है? P2 को है। सो द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, यानी रिक्वेस्टेड रिसोर्स कौन सा? R2 किसके द्वारा ब्लॉक्ड है? P1 के द्वारा ब्लॉक है। समझ में आ गई बात? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज कंटिन्यूअसली बी यूज्ड बाय द हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस। यहां पर क्या होगा? जो भी रिक्वेस्टेड रिसोर्स है, जिस जो कि यूज कैसे होगा? हायर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस के द्वारा। यानी वही प्रोसेस को, सॉरी वही रिसोर्स को कौन यूज कर रहा है? हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस यूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जबकि डेडलॉक में क्या हो रहा है कि जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है उसको किसने ब्लॉक कर रखा है? दूसरे प्रोसेस ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चारों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? अब बात करते हैं कि डेडलॉक हैपेंस। डेडलॉक कब हैपन होगा? व्हेन, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, होल्ड एंड वेट होगा, नो प्रियम्पशन होगा, एंड सर्कुलर वेट होगा। ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी ये चारों कंडीशन एक साथ ऑकर हो जाएं तो डेडलॉक की सिचुएशन बन जाएगी। इनमें से अगर कोई भी एक फेल हो गया तो डेडलॉक कैन नेवर ऑकर्स। ध्यान रखें। इट ऑकर्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड प्रायोरिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसे आप कहेंगे स्टारवेशन। बिल्कुल सही बात है। जो मैं आपको बता रहा हूं या जो भी पढ़ा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक से बेसिक। तो आप सीरियसली लें। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लें।
क्योंकि हमारे पास टाइम इनफ है, आपका कोर्स आराम से कंप्लीट हम करा देंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दें, बाकी मैंने बहुत आराम से आपको बताया। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी इस पीपीटी के बाद आपको पता चलेगा। मैं क्वेश्चन भी लेके आता हूं, हर बार क्वेश्चंस तो मैं लेके आता ही हूं, तो आप परेशान मत हो। इसलिए ध्यान से जो चीजें बता रहा हूं उसको सुनते जाइए, उसको समझते जाइए। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मोनू मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे पढ़ा लेने दो। जो भी क्वेश्चन है आपका उसका मैं आंसर दे दूंगा, ठीक। क्वेश्चन मैंने देख लिया, आप टेंशन मत लो, लास्ट में रिपीट कर देना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं डेडलॉक की, तो उसको समझते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि 4 कंडीशन हैं नेसेसरी डेडलॉक के लिए। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता क्या है, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन द नॉन शेयरेबल मोड, ठीक है। कम से कम एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल मोड में हो, और नॉन शेयरेबल मोड में आपका रिसोर्स लाइक प्रिंटर हो गया, स्पूलर हो गया, ये क्या होते हैं, नॉन शेयरेबल रिसोर्स होते हैं जो किसी दूसरे प्रोसेसेस को शेयर नहीं करते, एक प्रोसेस ही उसको यूज करता है। तो दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज the resource. If another process requests that resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. तो कहने का मतलब ये सिंपल सी भाषा में समझते हैं, रिसोर्स कैन ओनली बी शेयर्ड इन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। इट इंप्लाइज इफ टू प्रोसेसेस कैन नॉट यूज द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम, so there should be a resource that can only be held by the one process at a time, like this। जैसे एक रिसोर्स है, रिसोर्स 1 एलोकेट किया गया प्रोसेस P1 को, सेम है यहां पर। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन आती है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस कैन होल्ड multiple resources and still request more resources from other process which are holding them। मतलब कहने का यह है कि एक प्रोसेस मल्टीपल रिसोर्सेस को तो होल्ड कर सकता है एंड स्टिल रिक्वेस्ट, और तब तक रिक्वेस्ट करेगा मोर रिसोर्सेस को जब तक कि, है ना, फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग, जब तक कि वो उसको होल्ड करके रखें। इन दिस डायग्राम गिवन बिलो द प्रोसेस, देखिए प्रोसेस 1 को अगर हम ध्यान दें, प्रोसेस 1 को एलोकेट है कौन सा, R1। P1 प्रोसेस है, उसको R1 एलोकेटेड है, पर प्रोसेस 2 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, और ऑलरेडी इसको 2 रिसोर्स एलोकेटेड हैं, R2 और R3। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोसेस मल्टीपल रिसोर्सेस को होल्ड कर सकता है। तो होल्ड एंड वेट का सिचुएशन यही है, अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स and waiting to acquire the additional resource that are currently being held by the other process। like जैसे कि अगर हम बात करें कि R2 और R3 दो प्रोसेस 2 को एलोकेटेड हैं, बट तब तक ये वेट करेगा और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, लेकिन तब तक होल्ड पे रहेगा, तब तक ये वेट करके रखेगा
वेटिंग कंडीशन में रहेगा जब तक कि प्रोसेस P1 इसको एलोकेट रिलीज ना कर दे, ठीक है। सो अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेसेस विच आर होल्डिंग देम, जिसको होल्ड करके बैठा हुआ है। सो इन द डायग्राम गिवन बिलो, प्रोसेस 2 होल्ड रिसोर्स 2 and resource 3 and is requesting the resource 1 which is held by the process 1. So that the condition is hold and wait. Okay. कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब कि किसी भी रिसोर्स को आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको वॉलंटरी आप रिलीज कर सकते हो बट आप फोर्सफुली उसको रिलीज नहीं कर सकते। सो द प्रोसेस विच वंस शेड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। अगर आपने किसी प्रोसेस को एक बार शेड्यूल कर दिया तो वो तब तक एग्जीक्यूट होगा लास्ट तक। कब तक? विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन। नो अदर प्रोसेस कैन बी शेड्यूल्ड बाय द शेड्यूलर मीनवाइल। कोई और अदर दूसरी प्रोसेस को आप शेड्यूल नहीं कर सकते शेड्यूलर के द्वारा। सो आर रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरीली। इन द डायग्राम बिलो अगर हम बात करें कि रिसोर्स R1 किसको एलोकेटेड है? प्रोसेस P1 को, ठीक है, और प्रोसेस P2 को रिसोर्स R2 एलोकेटेड है बट रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। तो ऐसा नहीं है कि R1 रिसोर्स को आप प्रियम्प्ट कर दें, ठीक है, P1 को, क्योंकि P1 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि R1 को वो रिलीज नहीं कर देगा। R1 तब तक नहीं दे सकता जब तक कि R1 रिलीज ना हो जाए, ध्यान रखें। यानी R1 को रिक्वेस्ट भले ही आप करते रहो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक कि R1 रिलीज नहीं हो जाएगा। सो प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रियम्प्टेड, मानी प्रोसेस 2 को आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते तब तक जब तक कि प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट ना हो जाए R1 को रिलीज करके। समझ में आ रही बात? सो इट विल ओनली बी रिलीज व्हेन द प्रोसेस 1 relinquish इट वॉलंटरी आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। यानी कि वॉलंटरी एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि P1 को आपने शेड्यूल कर दिया तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा जब तक वो R1 को रिलीज नहीं कर पाएगा, और R1 रिलीज हो जाएगा तो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि आप R1 को फोर्सफुली रोक दें या P2 को प्रीएम्प्ट कर दें। अगर एक बार P1 का प्रोसेस शेड्यूल कर दिया तो फिर P2 को प्रीएम्प्ट आप नहीं कर सकते, भले ही आपको R1 चाहिए क्यों ना हो, जब तक कि R1 रिलीज नहीं हो जाएगा। इसके बाद बात आती है सर्कुलर वेट। दिस कंडीशन इज फोर्थ कंडीशन। All the processes must be waiting for the resources in a cyclic manner so that the last process is waiting for the resource which is being held by the first process. इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो वेटिंग में होंगे फॉर द रिसोर्स, रिसोर्स के लिए वेटिंग में होंगे। किस मैनर में होंगे? साइक्लिक मैनर में होंगे। सो दैट द लास्ट प्रोसेस, यानी सबसे लास्ट वाली जो प्रोसेस होगी वो वेटिंग करेगी किसके लिए? फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस, यानी फर्स्ट प्रोसेस ने जिसको होल्ड कर रखा है। सर्कुलर वेट का मतलब जो लास्ट वाले ने फर्स्ट को होल्ड कर रखा है। समझ में आ रही बात? जैसे अभी ये जो कंडीशन थी, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझें कि P1 को असाइंड है R1, P2 को असाइंड है R2, P3 को असाइंड है R3, पर P3 डिमांड कर रहा है R1 को। ये हो गया हमारा सर्कुलर वेट। क्या हो गया? सर्कुलर
वेट। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा P1 R1 जब तक हमारा रिलीज नहीं होगा, जब तक P3 भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। P1 रिसोर्स P1 डिमांड कर रहा है R2 को, P2 डिमांड कर रहा है R3 को, ठीक है। तो यहां पर और P3 डिमांड कर रहा है R1 को। ये हो गई सर्कुलर वेट वाली कंडीशन, एक साइक्लिक मैनर में यहां पर बन गया है, जिसमें फोर्थ कंडीशन यहां पर ऑकर हुई है। और फोर्थ कंडीशन ये ऑकर हुई है, तो देखो थोड़ा सा हम इस बात को ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो इस कंडीशन में कि प्रोसेस 1 को एलोकेटेड है कौन सा रिसोर्स R2, P1 को एलोकेटेड क्या है R2, और P2 प्रोसेस को R1 एलोकेटेड है। लेकिन P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। समझ में आ रही बात? सो दिस कंडीशन इज ऑकर सर्कुलर वेट। समझ में आ रही बात? यानी कि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, जबकि P1 को R2 रिसोर्स असाइंड किया गया है। बट R1 रिसोर्स ऑलरेडी एलोकेटेड है P2 को, जो कि ठीक है, और P2 रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। सो दिस कंडीशन इज सर्कुलर वेट। सो वी एम्फसाइज दैट ऑल फोर कंडीशन मस्ट होल्ड for a deadlock to occur. The circular weight condition implies the hold and wait condition. So the four condition are not completely independent. अब हम इसको देखेंगे कैसे। कुछ इसमें अब बात करेंगे, स्ट्रेटजीज हैं कुछ जिसके द्वारा हम डेडलॉक को हैंडल करते हैं। तो पहली सिचुएशन है डेडलॉक अवॉइडेंस। पहली सिचुएशन है डेडलॉक अवॉइडेंस। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत हो तो बता दें। इन डेडलॉक अवॉइडेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स। डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करेगा? वेदर द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट। मतलब सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में जाएगा या अनसेफ स्टेट में जाएगा। डेडलॉक अवॉइडेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चेक करता है कि अगर कोई डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर हो सकती है, ठीक है, तो वो ये बताएगा कि कब हमारा सिस्टम सेफ और अनसेफ स्टेट में जाएगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस उसी को कहेंगे। एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म, मतलब हर स्टेप पे वो ये चेक करेगा कि हमारा सिस्टम सेफ है और अनसेफ है। सो द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में ना आ जाए। उसी को कहोगे आप डेडलॉक अवॉइडेंस, मतलब डेडलॉक अवॉइड करना है, ठीक है। सो वंस द सिस्टम मूव्स टू अनसेफ स्टेट द OS हैज टू बैकट्रैक वन स्टेप। मतलब अगर एक बार सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट में चला जाएगा तो उसको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे OS हैज टू बैकट्रैक वन स्टेप। समझ में आ रही बात? सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, OS रिव्यू ईच एलोकेशन। OS क्या रिव्यू करेगा? हर एलोकेशन में, सो दैट द एलोकेशन डजंट कॉज द डेडलॉक इन द सिस्टम। मतलब हर स्टेप पे वो ये चेक करेगा कि डेडलॉक तो नहीं बन रहा सिस्टम में। तो इसे कहेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस। अब इसके लिए कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, अभी रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें उन सब बारे में जानना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? कोई बताएगा डेडलॉक प्रिवेंशन? डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब डेडलॉक हैपेंस ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन
hold and wait, no preemption and circular wait hold simultaneously. Deadlock तभी होगा जब ये चारों कंडीशन simultaneously होंगी. So if it is possible to violate one of the four condition at any time, then the deadlock can never occur in the system. मतलब आप deadlock को prevention कब कर पाओगे? जब इन चारों में से किसी एक को violate कर दो. That means कि किसी एक की कमी को पूरा कर दो. अगर कोई 3 होंगी तो भी डेडलॉक नहीं होगा, कोई 2 होंगी तो भी कोई डेडलॉक नहीं, कोई भी एक भी सिचुएशन ऑकर होती तो भी डेडलॉक नहीं. अगर चारों सिचुएशन एक साथ ऑकर हो जाएंगी तो डेडलॉक होगा. तो डेडलॉक कब ना बने? जब हम किसी एक को वायलेट कर दें चारों कंडीशंस में से. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन ऑकर. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डेडलॉक ऑकर होने से पहले अगर हम इसको प्रिवेंट कर दें, so the system checks each transaction before it executed to make sure it does not lead to deadlock. समझ में आ रही बात? अब इस बात को इस तरीके से समझते हैं. जैसे सिंगल लाइन है, हमको मालूम है कि ट्रैक एक है, ये हमारी ट्रेन है ए जो कि मूव हो रही है, ट्रेन बी हमारे से यहां से मूव हो रही है. अब हर स्टेशन पर कंफर्मेशन होता है कि ट्रेन ए कहां तक पहुंच गई, ट्रेन बी कहां तक पहुंची. दोनों क्रॉस तब कर पाएंगी जब उसको किसी स्टेशन पर ट्रैक खाली मिल जाए. समझ में आ रही बात? तो प्रिवेंट करने का मतलब यही है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए हर स्टॉप पे कि ये सिचुएशन ना बने. मतलब दैट मीन्स कि हम ट्रेन ए को मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये S1 स्टेशन है, S2 स्टेशन है, S3 स्टेशन, S4, S5. मान लेते हैं कि ट्रेन ए जो है यहां तक आ गई. अब आपको पता है S2 पर आ गई और ट्रेन S4 पर आ गई, लेकिन S3 पर नहीं जा सकती ट्रेन ए और ट्रेन बी एक साथ. तो इसके लिए क्या होगा? देखो हमको मालूम है स्टेशन पर कई सारी ट्रैक होते हैं, तो भाई इसको हम होल्ड करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, या इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको होल्ड करेंगे. तो इसका मतलब ये हमने क्या किया? प्रिवेंशन किया है. यही वो कहना चाह रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन ऑकर. सो द सिस्टम चेक्स ईच ट्रांजेक्शन बिफोर it is executed to make sure it does not lead to deadlock. डेडलॉक ना बने उसके लिए हर स्टेप पे हमें हर मतलब ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले चेक करना होगा. सो इफ देयर इज एन इवन स्लाइट चांस दैट अ ट्रांजैक्शन में लीड टू डेडलॉक इन द फ्यूचर, सो इट इज नेवर अलाउड टू एग्जीक्यूट. अगर लगता है कि यहां पर डेडलॉक बनेगा तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे. दैट मीन्स कि उस सिचुएशन में हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. अब बात करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन की. किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, बाकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. जितना मैं बता रहा हूं लगभग आपको समझ में आ जाएगा. अब बात आती है डेडलॉक डिटेक्शन. देखो ये मैंने एक सिचुएशन बताई है. ये मैंने एक सिचुएशन बताई है कि ट्रेन ए S2, अगर ट्रेन बी को S2 पर जाना होगा तो वो किसी ना किसी स्टेशन पर आपको होल्ड करना होगा. वो तो हमें पहले से पता होगा. हम एक एक स्टेप पर चेक करेंगे, सीधी सी बात है. ठीक है, इसमें अभी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने की नीड नहीं है. ये तो अंडरस्टैंडिंग है. ये आपको मैं जो समझा रहा हूं वही है. कभी कभी हम जब चेक नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए हादसा हो जाता है, ये हमको पता है. और जब चेक होता है कि एक स्टेशन से यहां तक आ रही है तो तब तक उस ट्रेन को होल्ड करके रखेगा. अब बात करेंगे डेडलॉक का डिटेक्शन क्या होता है.
This approach let the process fall in the deadlock and then periodically check whether deadlock occur in the system or not. इसका मतलब ये है कि डेडलॉक हम डिटेक्ट करेंगे कि कब डेडलॉक हमारा बनेगा, तो इसके लिए हम पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे कि डेडलॉक ऑकर इन द सिस्टम और नॉट, मतलब कब डेडलॉक बन सकता है और कब नहीं. इफ इट इज ऑकर देन इट अप्लाइड सम ऑफ द रिकवरी मेथड टू द सिस्टम टू गेट रिड ऑफ डेडलॉक. मतलब अगर डेडलॉक बनता है तो रिकवरी की मेथड लगाएंगे डेडलॉक से छुटकारा पाने के लिए, नहीं तो हम डिटेक्ट करते हुए चलेंगे, लेकिन हम ये पीरियोडिकली करते चलेंगे. जैसे अभी एक ट्रेन S1 स्टेशन पर है, ट्रेन 2 S4 पर है, तो हम हर स्टेशन पर ये चेक करते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेडलॉक बनेगा. तो ये हमें चेक करते रहना. अगर लगता है कि S2 पर व्यवस्था नहीं है ट्रेन दोनों के खड़े होने की, तो हम S1 पर ही होल्ड करके S2 को क्रॉस करा देंगे, ट्रेन B को क्रॉस करा देंगे. जैसे अभी आपने कहा कि सर S2 पर जाना हो ट्रेन B को तो कैसे जाएंगे, तो ये आप बात समझो. हमको पता है, हम पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे. हमको लगता है कि अगर S2 पर डेडलॉक बन सकता है तो हम S2 पर ट्रेन A को नहीं जाने देंगे, हम ट्रेन B को S2 तक लेके आएंगे, लेकिन तब तक हम ट्रेन A को S1 तक होल्ड पे डालेंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात. ऐसा होता है कई बार. आप लोगों ने ट्रेन में काफी ट्रैवलिंग की होगी. जो सुपर स्पीड वाली जो ट्रेनें होती हैं उनके लिए ट्रैक अच्छा होना चाहिए. हमारी ट्रेन जिस ट्रैक पर दौड़ रही है अगर उसका ट्रैक अच्छा नहीं है तो हमें उस ट्रैक पर गाड़ी वहां उतने समय के लिए रोकनी पड़ेगी. जो ट्रैक सबसे अच्छा होगा, अगर सपोज हम उस ट्रैक पर चल रहे हो, बहुत अच्छा ट्रैक है, और जिस ट्रैक से गाड़ी, जो ट्रैक खाली है वो ट्रैक अच्छा नहीं है, तो फिर उस पर गाड़ी हम नहीं दौड़ा सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि हमें चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट पर है और अनसेफ स्टेट पर है. सो अ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसोर्स शेड्यूलर as it keeps track of the all resources that are allocated to different processes. डेडलॉक कैसे हम चेक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे? रिसोर्स शेड्यूलर के द्वारा. जो रिसोर्स शेड्यूलर होगा उसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं. एज इट कीप ट्रैक ऑफ द ऑल रिसोर्सेस, और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको ट्रैक करते हुए चलेंगे. आर एलोकेटेड टू द डिफरेंट, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेटेड है. आफ्टर अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग मेथड. अगर डेडलॉक डिटेक्टेड हो जाता है तो इट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग अ फॉलोइंग मेथड. सब मेथड्स के द्वारा हम इसको रिजॉल्व करते हैं. नंबर 1, ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डेडलॉक आर टर्मिनेटेड. जितनी भी प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व्ड हैं किसमें, डेडलॉक में, उनको हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेटेड कर देंगे. ठीक, खत्म. सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच as all the progress made by the process is destroyed. इसका मतलब यह है कि जहां डेडलॉक बन रहा है उसको हम टर्मिनेट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता. समझ में आ रही? दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच. जहां पर हमको लग रहा है कि ये ट्रेन वहां तक पहुंचाने के लिए डेडलॉक बना रही है, तो इसको रोक दो, इसमें से सवारियों को उतार दो और टर्मिनेट कर दो. सो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच. तो आप सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? रिसोर्सेस कैन बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम सम प्रोसेसेस एंड गिवन टू द अदर्स टिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व. इसका मतलब कि रिसोर्सेस को हम प्रीएम्प्ट कर दें जब तक कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए और उस रिसोर्स को रिलीज ना कर दे. ये है गुड अप्रोच. समझ में आ रही बात? मतलब इस सिचुएशन में अगर आप समझें कि हमारी ट्रेन ए जा रही है S1 पर, हमको लग रहा है कि S2 पर डेडलॉक डिटेक्ट हुआ है, और S1 S2 पर जाकर के जाने से पहले हम ट्रेन ए को टर्मिनेट कर दें. दैट मींस स्टॉप कर दें, बंद कर दें कि भैया हम इसको आगे नहीं ले जा सकते S5 तक. तो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच. बट हम ये कर सकते हैं कि ट्रेन ए को S1 पर कुछ समय के लिए प्रीएम्प्ट कर दें और ट्रेन बी को एग्जीक्यूट कर दें. जब वो S2 से क्रॉस हो जाएगी
तो हम ट्रेन ए को S2 पर ले जाएंगे, यानी उतने समय के लिए हम उसको वेटिंग की सिचुएशन में डाल देंगे, उतनी समय के लिए हम उस प्रोसेस को, उस रिसोर्स को हम प्रीएम्प्ट कर देंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। दैट इज डेडलॉक रिकवरी मेथड। समझ में आ रही बात? तो ये सही होगा। अभी आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नहीं? आगे बढ़ें। तो resources can be preempted from some processes and given to the others till the deadlock is, जब तक डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम रिसोर्स को प्रीएम्प्टेड कर सकते हैं ना। ओके, मूव। दूसरा, हम डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? दूसरी मेथड है कि डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग आरएजी। अब डेडलॉक डिटेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। कौन सी एल्गोरिथम पढ़ेंगे? अगर आपने सुना हो बैंकर्स थ्योरम, बैंकर्स एल्गोरिथम। डेडलॉक हम डिटेक्ट करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, समझ में आ रही बात? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मतलब क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है मतलब? इफ अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड in a resource allocation graph where all the resources have the single instance, then the system deadlocked. If a cycle is being formed in the resource allocation graph, अगर resource allocation graph करते वक्त साइकिल बन जाए where all the resources have the single instances, जहां पर सारे resources के पास single instance है, the system is deadlocked. सिस्टम क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा. So in case resource allocation graph with a multi-instance resource type, cycle is a necessary condition of deadlock but not the sufficient condition. साइकिल क्या है? नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है अगर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स टाइप है तो। मान लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें, फॉलोइंग एग्जांपल कंटेन्स थ्री प्रोसेसेस लाइक P1 P2 P3, like P1 P2 P3, there are the three processes and the three resources R1 R2 and R3. All the resources are having the single instance each. मतलब P2 को R1 दिया गया, P3 को R2 दिया गया और R3 किसको दिया गया? P1 को दिया गया। समझ में आ रही बात? सबके पास में क्या है? एक एक इंस्टेंस है, यानी एक एक रिसोर्स दिया गया। इफ वी एनालाइजिंग द ग्राफ देन वी कैन फाइंड आउट दैट देयर इज अ साइकिल फॉर्म्ड in the graph since the system is satisfying the four condition of deadlock. जैसे P1 डिमांड कर रहा है R1 को, P2 डिमांड कर रहा है R2 को और P3 डिमांड कर रहा है R3 को। समझ में आ गई बात? तो ये सिस्टम क्या है हमारा? डेडलॉक है। लेकिन हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसी को बोलते हैं हम RAG। क्या बोलते हैं? RAG, जिसका फुल फॉर्म है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। समझ में आ रही बात? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ।
इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि एलोकेशन मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम में मैं आपको बता दूं कि जब हम बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के कंसेप्ट में, कौन सी एल्गोरिथम पढ़ेंगे? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम में हमको क्या क्या पता होना चाहिए? 4 टाइप के चीजें हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए? अवेलेबल रिसोर्स, जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम से। मैक्सिमम रिसोर्स, कितने मैक्सिमम रिसोर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है? कितने एलोकेशन किए गए हैं, कितने का एलोकेशन किया गया है, और कितने की नीड है। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगर हम थोड़ा सा एलोकेशन मैट्रिक्स इस कंसेप्ट में बनाते हैं, देखिए P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, उसके करस्पॉन्डिंग R1 रिसोर्स, R2 रिसोर्स और R3 रिसोर्स। P1 डिमांड कर रहा है जबकि R1 रिसोर्स एलोकेटेड है, P2 डिमांड कर रहा है जबकि R2 असाइंड है P3 को, P3 डिमांड कर रहा है R3 को, ठीक है, जबकि R3 दिया गया है P1 को। अब इस कंसेप्ट में अगर हम देखें तो हमें एलोकेशन मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? नीड मैट्रिक्स, एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्सिमम, सारे कैसे बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे प्रोसेसेस लिख लिए, यहाँ रिसोर्सेस लिख लिए। एलोकेशन मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ of a system in the allocation matrix. An entry will be the made for the each for the resource assigned. For example, in the following matrix an entry is being made in the front of, देखिए P1 को कौन सा रिसोर्स दिया गया है? R3 दिया गया है। P1 को कौन सा रिसोर्स दिया गया है? R3 दिया गया है, तो उस पर क्या लिख दिया? 1। बाकी दोनों रिसोर्सेस पर 0 0, ठीक। P2 को कौन सा रिसोर्स मिला है? R1 मिला है, तो R1 पर हमने 1 किया, बाकी दोनों पर 0 कर दिया। समझ में आ रही बात? इसी तरह से P3 पर कौन सा रिसोर्स मिला है? R2 मिला है, तो हमने R2 पर बना दिया। ये हमने क्या बना दिया बेटा? रिसोर्स। ये हमने क्या बना दिया? एलोकेशन मैट्रिक्स। क्या बना दिया? एलोकेशन मैट्रिक्स। किसके रिस्पेक्ट में? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात? The resource allocation graph algorithm is not applicable to the resource allocation system with multiple instances of each resource type, so the deadlock avoidance algorithm that can be described next in the applicable such a system but is less efficient than the resource allocation graph scheme. सिंगल इंस्टेंस के कंसेप्ट में तो बढ़िया है, पर मल्टी इंस्टेंस के कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत आती है। सो दिस एल्गोरिथम इज कॉमनली नोन एज बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम से हम मल्टी इंस्टेंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? खाली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए मल्टीपल इंस्टेंस के कंसेप्ट में ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 चीजें होती हैं: अवेलेबल मैट्रिक्स, मैक्सिमम रिसोर्स, एलोकेशन और नीड। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो देखो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में थोड़ा अगर हम समझें, इन द रिक्वेस्ट मैट्रिक्स एन एंट्री विल बी द मेड फॉर ईच ऑफ द रिसोर्स लाइक दैट। ये P1 प्रोसेस हुई, ये P2 प्रोसेस हुई, ये P3 प्रोसेस हुई, ये R1 रिसोर्स है, ये R2 रिसोर्स है और ये R3 रिसोर्स है।
R3 गिवन है P1 को, R1 गिवन है इसको, और ये इसको गिवन है। अब थोड़ा देखिए, P1 डिमांड कर रहा है इसको और ये इसको कर रहा है, तो देखो P1 R1 को दिया गया है, रिक्वेस्ट का मतलब डिमांड कर रहा है, तो P1 R1 को दिया गया है, ठीक है, P2 R2 को दिया गया और P3 R3 को दिया गया, तो ये क्या है हमारा रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। कैसे बनाया? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से, RAG की हेल्प से बनाया, ठीक। और अवेलेबल में बोल दिया कि हमारे पास में कोई भी अवेलेबल है नहीं है, इस सिचुएशन में 0 0 0 तीनों प्रोसेसेस के रिसोर्सेस 0 0 0 अवेलेबल है, सो नेदर वी आर having any resource available in the system nor a process going to release, so each of the process need at least single resource to complete, therefore समझ में आ रही, किसी भी प्रोसेस के लिए एक तो एटलीस्ट ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो उसको मिल जाए, सो ईच ऑफ द प्रोसेस नीड एटलीस्ट सिंगल रिसोर्स टू कंप्लीट, सो देयरफॉर दे विल कंटिन्यूअसली बी होल्डिंग वन ऑफ देम, इसका मतलब वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखे हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको इतने प्रोसेसेस दिए हैं, इतने रिसोर्स दिए गए हैं, क्या डेडलॉक ऑकर होगा, क्या सीप सीक्वेंस होगा, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कितनी स्ट्रेटजी थी डेडलॉक को हैंडल करने के लिए? अभी अभी तो पढ़ाया मैंने, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन, 3 स्ट्रेटजी हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? जल्दी बोलो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है मोनू? दोबारा लिख दो। क्या दिक्कत है डेडलॉक? डेडलॉक मैं बैंकर्स एल्गोरिथम का नेट वो न्यूमेरिकल तो बहुत टाइम टेकिंग बिल्कुल होता है, टाइम टेकन, आपको जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। गेट वगैरह में तो पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन हम जब ले ले लेंगे एक बार डेडलॉक में बैंकर्स वगैरह से, बाद में आपको बता भी देंगे। डेडलॉक डिटेक्शन मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि डेडलॉक डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, कि डेडलॉक हमारा अगर डिटेक्ट हो गया तो हमें उसके लिए रिकवरी अपनानी पड़ेगी, और रिकवरी में 2 मेथड है, कि एक तो ये कि जहां पे डेडलॉक बन रहा है उस प्रोसेस को टर्मिनेट, जो रिसोर्स डेडलॉक बना रहा है उसको प्रोसेस को डिलीट कर दे, तो नॉट पॉसिबल, नॉट गुड अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये है कि उस रिसोर्स को हम प्रीएम्प्ट कर दें उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए डेडलॉक बन रहा है, जैसे ही रिसोर्स कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है जिस जो उस रिसोर्स को होल्ड किए हुए है जिसके कारण डेडलॉक बन रहा है, तो वो रिजॉल्व हो जाए तो हम उसको एग्जीक्यूट कर दें,
जिसको प्रीएम्प्ट किया है। तो दिस टेक्निक इज ऑल्सो गुड। फिर हमने आपको बताया कि डेडलॉक डिटेक्शन अगर आपको करना है तो एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लेते हैं, जिसमें हमको ये पता लग जाए कि हाँ भाई सर्कुलर वेट, होल्डिंग वेट, नो प्रीएम्पशन, ये सारी कंडीशंस लगभग ऑकर हो रही हैं, डेडलॉक बन रहा है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लिया। उसके बेसिस पर हम रिक्वेस्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब चूंकि बैंकर एल्गोरिथम क्या करता है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए हम एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। ये सिंगल इंस्टेंस के लिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को बताया आपको। मल्टीपल इंस्टेंस में आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रियल टाइम में ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स मिल रहा है। एक प्रोसेस को कई सारे रिसोर्सेस एलोकेटेड हैं और वो कई सारे रिसोर्सेस को डिमांड भी कर रहा है एट द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तो चाहिए था, लेकिन बैंकर्स एल्गोरिथम ने 4 कॉन्सेप्ट दिए कि भैया अवेलेबल बना लो, मैक्सिमम बना लो, एलोकेशन बना लो कि एलोकेशन कितने हुए हैं, नीड कितने की है, मैक्सिमम कितने हैं हमारे पास और अवेलेबल कितने हैं। तो ये 4 मैट्रिक्स हमको दिए गए होते हैं, उसके बेसिस पर हम ये कहानी करते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। तो सबके लिए हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की मदद से ये हमने बना लिए कि भैया एलोकेशन इतने हैं और रिक्वेस्ट इतने, अवेलेबल कितने हैं वो देख लेते हैं। ठीक, क्लियर, अभी समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, तो अब ये तो हमने कर लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। 20-22 क्वेश्चन है लगभग, और 2-4 क्वेश्चन हम और ले लेंगे, तो इससे आपको नेक्स्ट क्लास में हेल्प भी मिल जाएगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो डेडलॉक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, ये 2-3 टॉपिक बचेंगे जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।